सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार ने। आज हम इस पाठ के अभ्यास से जुड़े प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक, कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास से जुड़े उन प्रश्नों के बारे में जिन्हें आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न लेंगे, पाठ के किन किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आइए हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं अपनी ओर से। पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला, घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। दूसरा है, घर लौटने में कभी कभी देरी हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री ऐसे देखती जैसे मैं कोई अपराध कर आई हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसके साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रह कर भी क्या मुझे शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े की लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी। और तीसरा, जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते। चौथा, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, वह अकेली ही भाड़े के घर में अपने बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बना बाहर निकल आती। पांचवा, मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी को कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। वे अपने पैरों पर खड़ी हैं तथा अनेक तरह के कार्य कर रही हैं। महानगर में तो अविवाहित युवतियां भी अकेली रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कुछ मनचले अवश्य उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु आम व्यक्ति का व्यवहार अपमानजनक नहीं होता। दूसरा प्रश्न लेते हैं, अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे कि अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी ने जाना कि रिश्ते दिलों से बनते हैं। तातूस उसे दिल से चाहते थे, उन्होंने उसे बेटी बनाकर रखा था, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इस घर से पहले वह अनेक जगह किराए के मकान में रही, मगर हर जगह उसने लोगों की गंदी नज़रों का सामना किया। हर आदमी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। औरतों ने भी उसका दर्द कम ही समझा। हर समय उसके पति के बारे में पूछताछ होती रहती थी। पिता तथा भाइयों ने भी उसके बुरे वक्त में मुंह फेर लिया। तीसरा प्रश्न लेते हैं, आलो आंधारी रचना बेबी की
व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो आंधारी रचना में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को उठाया गया है, जैसे समाज में स्त्री की दशा, लोगों का अभाव में जीना, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव तथा परिवार के लोगों का अपनों से मोहभंग होना आदि। दो मुख्य समस्याएं इस प्रकार से हैं। पहली समस्या, इसमें समाज में स्त्रियों की दशा को लेते हैं। एक अकेली रह रही स्त्री को समाज में ताने क्यों सुनने पड़ते हैं? क्या उसे अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? लोग उसे गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं? अकेली मजबूर स्त्री की मदद करने की बजाय उसे परेशान क्यों किया जाता है? और दूसरी समस्या है सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। कई क्षेत्रों में घरों में भी शौचालय या बाथरूम नहीं होते। ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है, मगर स्त्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज ही दूर कर सकता है। आपसी भेदभाव भूलकर हम स्त्री जाति का सम्मान करें व असहायों की सहायता करें, तभी इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू का यह कथन यह बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो, मनुष्य इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आशापूर्णा देवी भी आम गृहिणी थीं। वे सारा दिन घर के काम काज में व्यस्त रहती थीं, परंतु वे लेखन में रुचि रखती थीं। परिवार के सो जाने के बाद वे लिखती थीं और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी खराब है। वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह निरंतर लिखकर अपनी शैली को सुधार सकती है। वह थोड़ा समय निकाल कर लिख सकती है। इस तरह वह भी प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है। छठवां प्रश्न लेते हैं। बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। ये एक प्रकार से काल्पनिक उत्तर होगा। सब अपनी अपनी तरीके से इसका उत्तर देना चाहेंगे, हम अपनी ओर से उत्तर देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। तातूस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था। तातूस के परिवार में आने के बाद उसे आवास, वित्त, भोजन आदि समस्याओं से राहत मिली। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय होता। उसे गंदी बस्ती में रहने के लिए विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद नसीब ही नहीं होती, क्योंकि उसके पास आय के स्रोत सीमित होते थे। बच्चे या तो आवारा बन जाते या बाल मजदूर बनते। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों के मात्र अश्लील व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता, अपितु उसे आवारा लोगों के शोषण का शिकार भी होना पड़ सकता था। बड़ा लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता, उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और माँ की मृत्यु का समाचार भी नहीं मिलता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण तथा अंधकारमय होता। अगला प्रश्न है, सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ, बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभालें या सुअर भगाएं, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का यह एक अनुकरणीय नमूना है। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो यह जो प्रश्न है
व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका उत्तर स्वयं छात्र ही देंगे, इसलिए मैं छात्रों पर इस प्रश्न को रखता हूँ ताकि वो करके सीखने की जो भावना है उस भावना को प्रबल कर सकें। चर्चा करें, पाठ में आए इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेष रचनात्मक महत्व है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा करें। श्री रामकृष्ण, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ, सुकुमार राय, एनी फ्रैंक, इनके बारे में पढ़ाते समय मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको जानकारी कम लगती है तो आप विभिन्न स्रोतों से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।